लिखने वाले तो दुनिया में एक नया इतिहास लिख देते हैं। अपनी तकदीर लिखना तो बहुत छोटी सी बात है। तो जो हमारी तकदीर होती है, जो हमारी डेस्टिनी होती है, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो तो हमारे हाथों में होती है और इसमें किसी और तरह की शक्ति, बल का प्रयोग नहीं होता है। जो हम चाहते हैं, वो हम पाते हैं। ठीक है? वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो जीतन मांझी ने भी एक मूवी में कहा था कि आई मीन जीतन राम मौजी मांझी पे जो मूवी बनी उसमें कहा जाता है कि जब आप अ, भगवान पे भरोसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि भगवान भी आप पे भरोसा कर रहे हो, ठीक है? कहने का मतलब कि भगवान उसी का साथ देता है जो हमारा साथ देता है। सिर्फ़ हम भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं कि वो हमारा सारा काम कर देंगे। अगर हम प्रयास करेंगे तो पूरी कायनात हमारी हेल्प करने में लग जाएगी, ठीक है? थोड़ा फ़िल्मी से डायलॉग्स हैं बट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी काम के हैं। तो आज के करंट अफ़ेयर्स में हम जानेंगे क्या-क्या आज करंट अफ़ेयर्स में हम जानेंगे कि कौन बनी है अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज? कौन बने हैं इज़राइल के नए प्रधानमंत्री? और सिंगल यूज़ प्लास्टिक कब से बैन हो चुका है देश में? जानेंगे ये सब आज के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स में। बहुत कुछ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ में जो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं उन्हें भी ज़रूर समझने की, उन्हें भी ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं तो कहूँगा कि एक नोटबुक लेके बैठिए करंट अफ़ेयर क्लास में जो डेली क्लासेस होती हैं और जो करंट अफ़ेयर के साथ-साथ स्टैटिक पॉइंट्स को भी नोट करते चलिए। तो अब बगैर समय गँवाए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। कह रहा है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए सिरली चिल्सॉम, बी लावन कॉक्स, सी एंजेला डेविस या डी केतनजी ब्राउन जैक्सन। एंड दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केतनजी ब्राउन जैक्सन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये नाम भी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सिरले चिल्सॉम ये कौन है? ये अमेरिका की पहली ब्लैक महिला सीनेटर रही थी। मतलब कि जो वहाँ पे जो सांसद होते हैं जिन्हें कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस की ये सदस्य रही थी। पहली अश्वेत कांग्रेस की सदस्य रही थी कौन? सिरली चिल्सॉम। ये नाम भी याद रखेंगे। तो इसके बारे में हम और जान लेते हैं केतन जी ब्राउन के बारे में। 51 वर्षीय हैं ये और 116वां जज हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस जब से बना था 1789 में, तब से ये 116वें जज ये यहाँ पे रह चुकी हैं। ठीक है? तो इन्होंने जस्टिस स्टीफन ब्रेवर को इन्होंने क्या किया? रिप्लेस किया है। और जो कौन से कमिटी से किया कि लिबरल माइनॉरिटी कमिटी आती है जजेस की, उनमें 3 मेंबर के सदस्य होते हैं। उनमें से अब 1 मेंबर ये भी रहेंगी, ठीक है? कुल बात करें तो 9 जो रहते हैं 9 सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? 1 चीफ जस्टिस रहते हैं और 9 अदर जज रहते हैं, मतलब 8 अदर जज रहते हैं। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है, एक चीफ जस्टिस होते हैं, तो वहाँ भी एक चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी के नॉर्मल जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, ठीक है? तो 116 में जज रही हैं और तीसरी ब्लैक जज रही हैं, ठीक है? और छठी महिला जज रही हैं। मैंने महिलाओं की संख्या जजेस में वहाँ पे काफ़ी कम है। और ब्लैक पर्सन की बात करूँ तो तीसरी ब्लैक पर्सन है, इनकी संख्या भी काफ़ी कम रही है अमेरिका के जज में, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि हू हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल? इज़राइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए यारी लपिड, बी आइजैक हेज़रोग, सी एलिजाबेथ बॉर्ने या डी रुवलिन रिवलिन। जान लेते हैं सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए येर लापीद। येर लापीद बने हैं इज़राइल के 14वें प्रधानमंत्री। इज़राइल जो कि यहूदियों का देश है और काफ़ी पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली देश माना जाता है। और इसके मोसाद के किस्से तो पूरी दुनिया में चर्चित हैं। जो इनका जिस हमारा रॉ है उनका मोसाद है, उसके किस्से पूरी दुनिया में चर्चित रहते हैं। आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी। तो इनकी बात करें तो यारी लपिड जो है इन्होंने टेक ओवर किया है और 1 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे इज़राइल में और केयर टेकर गवर्नमेंट जो यहाँ पे वो तब से काम कर रही है। तो यारी लपिड ने उस केयर टेकर गवर्नमेंट को फिलहाल रिप्लेस किया है और इनका टेन्योर 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो इनका टेन्योर भी खत्म हो जाएगा इलेक्शन के बाद। और 14वें प्रधानमंत्री हैं इज़राइल के, ये इंपॉर्टेंट बात है, यारी लपिड। नाम याद रखिएगा, कई तरह से सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो इज़राइल के साथ हमारे संबंध भी अच्छे हैं, तो इज़राइल के से सवाल बनने के अच्छे चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 3 पे जाते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट्स ऑफ व्हिच कंट्री विद द हेल्प ऑफ पीएसएलवी सी-53? इसरो ने पीएसएलवी सी-53 की मदद से किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है इज़राइल, बी है फ्रांस, सी है रसिया या डी है सिंगापुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर।
नाम याद रखिएगा, PSLV C-53। ठीक है, 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है, कहाँ के? सिंगापुर के। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बारे में और जानते हैं। PSLV C-53 इसकी 6 बजे लॉन्च किया गया था। मतलब कि कल नहीं, मतलब कि 2 जुलाई को 6 बजे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था इसे? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो 55वां मिशन है PSLV का, भारत में PSLV आया उसका 55वां मिशन है। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की ही मदद से चंद्रयान 1 को भेजा गया था और मंगलयान को भी PSLV की मदद से ही भेजा गया था। तो PSLV की अगर बात करें तो ये जो है एक डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है, किसके द्वारा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो कि इसरो का एक आर्म है, जो कि बेसिकली डील करता है कि विदेशों में लाइक किसी को सैटेलाइट लॉन्च करवाना है हमारे यहाँ से। सैटेलाइट लॉन्च में क्या करना होता है? सैटेलाइट लॉन्च के लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए। अब जैसे कि किसी देश ने सैटेलाइट बना लिया और उनको चाहिए ऐसा लॉन्च व्हीकल जो उस सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। इनके पास नहीं है, किसके पास है? अगर इसरो के पास है, इसरो से हेल्प लगेंगे, या इनके पास है भी तो महँगा है। इसरो क्या करेगा? इसको सस्ता में भेज देगा, ऊपर भेज देगा। तो ऐसे मिशंस के लिए इसरो क्या करता है? जो वहाँ से सैटेलाइट ले लेगा और उस सैटेलाइट को वो लॉन्च कर लेता है एक प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इस तरह के जो फॉरेन के प्रोजेक्ट हैं वो अब कैरिड आउट होते हैं किसके द्वारा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसका गठन हुआ था 2019 में, ठीक है? यहाँ पे वो लिखा गया है, इसका वही यहाँ पे 2019 में इसका गठन हुआ था। कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो इसे कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। ठीक है? तो ये इसका दूसरा मिशन था जिसमें सिंगापुर के उसने सैटेलाइट्स को 3 सैटेलाइट्स को भेजा गया है। तो उसके पहले मिशन की बात करें तो पहला मिशन था PSLV C-50Y1, इसका नाम था पहले मिशन का। ये भी स्टैटिक पॉइंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और सैटेलाइट्स के बारे में इसरो की अक्सर सवाल बनाते हैं और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल कई एग्जामों में उसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। और इसरो का भी जो योगदान है विश्व के स्पेस पटल में वो भी अब बढ़ता जा रहा है। तो इसरो पे सवाल जो भी आएँगे, जो भी अपडेट्स आएँगे वो तो आपको यहाँ मिलेंगे ही। साथ ही साथ आप खुद भी इस पे सर्च करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेस साइंसेज़ के रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें और उन वीडियोज़ पे जो भी पॉइंट है उसको यहाँ पे नोट करते चलें, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल संख्या 4 कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड मेडन फ्लाइट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटेड? निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर की पहली उड़ान का संचालन किया है? ऑप्शन नंबर ए है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बी है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन या डी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि DRDO। और यही है उत्तर आपका सही। ऑप्शन नंबर डी, DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग इसका सही उत्तर है। ठीक है? तो DRDO ने क्या लॉन्च किया है जान लेते हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। ठीक है? ये जो विमान है आप देख रहे हैं ये बिना पायलट के चलता है। तो DRDO ने इसको विकसित किया है। स्मॉल टर्बोफॉन इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब इस पे जो है वो पायलट नहीं है, वो बिना किसी व्यक्ति के ये चलते रहता है। ठीक है? इसे डेवलप किया किसने? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ने, जो कि बेंगलुरु में है और DRDO की एक लाइब्रेरी है। आई मीन DRDO की लैबोरेटरी है। कौन सा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE। ठीक है? तो इसने क्या किया है कि इसको इंडिया जिसने बनाया कि भारत में पूरी तरह से भारत में बना हुआ ये जो यान है पूरी तरह से भारत में बना है। किसने बनाया है? नाम याद रखेंगे, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO का रिसर्च लैबोरेटरी है। ठीक है? तो पॉइंट्स कहाँ-कहाँ से बन रहे हैं, आपको वो भी साथ में साथ देखते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 5 पे आते हैं। कहता है कि हू हैज़ बिकम द यंगेस्ट विकेट कीपर बैटर टू हिट 2000 टेस्ट रन्स? 2000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्वांटम डिकॉक, बी है ऋषभ पंत, सी है कामरान अकमल या डी है जोस बटलर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। काफी ही उम्दा खिलाड़ी, काफी ही युवा खिलाड़ी। 2000 रन सबसे कम उम्र बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। 24 वर्ष के हैं ये और इन्होंने 30 टेस्ट मैच अभी तक खेले हैं। तो फास्टेस्ट सेंचुरी बाय इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन का जो रिकॉर्ड है वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। तो एक साथ कई रिकॉर्ड इन्होंने कल के मैच में बनाया। इंडिया का इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच चल रहा है और यहाँ पे इन्होंने 1, 2, 3 कई सारे रिकॉर्ड्स इस तरह के बना दिए हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज है ऋषभ पंत और काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। ये कहता है कि हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द प्रेस्टिजियस CII क्वालिटी रत्न अवार्ड? प्रतिष्ठित
सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सुरेश कृष्णन, बी है ओपी गुप्ता, सी है अशोक सुता या डी है किशोर ए चालुकार। ऑप्शन नंबर सी किशोर सॉरी ऑप्शन नंबर सी अशोक सुता इसका सही उत्तर है। और अशोक सुता कौन है? ये हैप्पीनेस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो कि एक आईटी कंपनी है, इसके ये चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये सीआईए क्वालिटी अवार्ड जो है वो 2019 में बना था और हर वर्ष टॉप बिजनेसमैन को दिया जाता है जो उन्होंने मार्केट में कंपटीशन बढ़ाया, मार्केट में गुणवत्ता बढ़ाई है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। काफी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इनका कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करने में। कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करने का मतलब क्या होगा कि एक कंपटीशन का माहौल बनाना। कंपटीशन का माहौल कब बनाएंगे? जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कम दाम पे भी बेच रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे? यही खरीदेंगे। और जो दूसरी कंपनी जो महंगा बना रहे हैं उन पर, और प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बना रहे हैं, उनका अब नहीं बिकने लगेगा। लोग पहले से मजबूरी में खरीदते थे, भाई ये नहीं है। लेकिन अब कंपटीशन मार्केट में बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? लोग अब यहाँ से सामान ज़्यादा खरीदने लगेंगे। अब इसे कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या होगा? इसे भी अब अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये मार्केट में बना रह सके। ठीक है? तो इसीलिए अशोक सुता को ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 7 पे आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट सिंगल यूज प्लास्टिक हैज बीन बैन्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया? निम्नलिखित में से किस तिथि से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1 जून 2022, बी 1 जुलाई 2021, सी 1 जुलाई 2022 या डी है 1 अप्रैल 2022। 1 जून 2022, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022 या 1 अप्रैल 2022। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक भारत में बैन कर दिया गया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? वो प्लास्टिक जो कि हम बस एक बार यूज करते हैं और उसको फिर दोबारा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कि डीएलएल की पानी की बोतल होगी वो एक बार यूज करते हैं। कई सारे जो थैले होते हैं, जो दूध का थैला हो, इस तरह की चीजें होती है, वो हम कई प्लास्टिक होती है, वो सिंगल टाइम यूज नहीं करते हैं, उसको हम बार बार मतलब सिंगल टाइम ही यूज कर पाते हैं और बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। कई चीजें होती हैं प्लास्टिक की होती हैं जो मग या बाल्टी वगैरह हम बार बार यूज करते हैं, तो उन पे बैन नहीं लगा है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है बस उस पर बैन लगा है। ऐसा क्यों होता है? आपने एक बार यूज कर लिया, अब फिर उसको खरीदने जाओगे, बार बार यूज करोगे, तो उससे क्या होगा? इससे ये जमा होता जाएगा। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब जो इससे जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया इससे खा नहीं पाते, जमा रह जाता है और वर्षों तक जमा हुआ एक जगह एकत्रित रहता है। ये सॉइल को पोल्यूट करता है, वातावरण को पोल्यूट करता है। तो इसके इस्तेमाल को कम करने की बात की है और हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ना ही इस्तेमाल करें। ठीक है? अब तो ये लॉ भी है, बट पर्सनली भी हमें क्या करना है, वैसी चीज़ें फॉलो करनी है जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, सस्टेनेबल मॉडल बना रहे, जो रिसोर्सेज हमारे लिए हैं वो हमारे आगे के जनरेशंस के लिए भी रहे। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो वही कहा गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होते हैं, जो कि एक बार ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमें उसे फेंक देना होता है, डिस्कार्ड कर देना होता है। ठीक है? तो इसके लिए क्या किया जाएगा? कंट्रोल रूम्स बनाया जाएगा इसके, ताकि इसके यूज़ को, इसके बैन को हम लोग कंट्रोल कर सकें, इसको हम लोग देख सकें। ठीक है दोस्तों? तो अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। सवाल संख्या 8 कहता है कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम? किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब गवर्नमेंट, बी है असम गवर्नमेंट, सी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट या डी है उड़ीसा गवर्नमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है, नारी का नमन स्कीम को। ठीक है? तो चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 50% कंसेशन जो होगा वो बस फेयर्स पे दिया जाएगा। 15 अप्रैल को अनाउंस कर दिया गया था। अब इसे लागू भी कर दिया गया है कि जो महिलाओं को जो बस हिमाचल प्रदेश की स्टेट बसें चलती हैं वहाँ पे उनको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑडिटोरियम कहाँ पे? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। सीमा ठाकुर कौन है? सीमा ठाकुर फर्स्ट वुमेन है जो कि बस ड्राइवर है वहाँ पे स्टेट में, मतलब कि पहली महिला बस ड्राइवर है हिमाचल प्रदेश की। और उन्होंने ये क्या किया था, उन्हें जो यहाँ पे होने वाला था वेन्यू, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे अपने बस पे बैठा के ले गई थी। ठीक है? तो जो हिमाचल प्रदेश के स्पेशल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सीमा ठाकुर नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 9 पे आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज सेलिब्रेटेड इट्स 67th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई? निम्नलिखित में से किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है बैंक ऑफ बड़ौदा या डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 67 साल का हो गया, 67वां स्थापना दिवस बनाया है। 1955 में आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट,
जो संसद में पारित किया गया था, और इसी के तहत जो है वो एसबीआई भारत में एस्टेब्लिश हुआ था एज पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पहले ये प्राइवेट बैंक बेसिकली था, और अंग्रेजों के ज़माने की बात करें तो वहाँ पे उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये चलता था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम चलता था, जो कि बना था 2 बैंकों को मिला के, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे को, बैंक ऑफ मद्रास, सॉरी 3 बैंक था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, तीनों को मिला के इसको बनाया गया था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, बाद में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में ही बन गया था। तो बेसिकली इसकी बनने की, एसबीआई के बनने की शुरुआत जो है वो 1806 में ही हो गई थी अंग्रेजों के समय में। ठीक है? तो 1800 मतलब बहुत पहले की बात, 1857 की क्रांति से भी पहले की बात है। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 10 पे आते हैं। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्मार्ट कैंपस ऑफ बॉश इंडिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है नोएडा, सी है बेंगलुरु, या डी है अहमदाबाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। आईटी हब है भारत का, और वहाँ पे ही स्मार्ट जो कैंपस है, स्मार्ट स्पार्क डॉट एनटीएक्स बॉस का, उसकी उद्घाटन की गई है। तो बॉस की बात करें तो लीडिंग सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज है भारत में। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो हार्डवेयर का भी होता है और जो सॉफ्टवेयर की भी जो चीज़ें होती हैं, वो बॉस बेचने के लिए काफ़ी जाना जाता है। कई सारे इक्विपमेंट्स आप बॉस का नाम रखते होंगे। बॉस एक कंपनी जो कि बहुत पहले जर्मन कंपनी है, 1800 की ज़माने में ये स्टार्ट की गई थी रॉबर्ट बॉस के द्वारा। रॉबर्ट बॉस ये इसके संस्थापक थे। तो अगर इसकी बात करें तो सौमित्रा भट्टाचार्य जो है वो यहाँ की बॉस इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ बॉस ग्रुप के हैं। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सौमित्रा भट्टाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। और स्पार्क डॉक्स एक्स कहाँ खुला है? बेंगलुरु में खुला है, तो इस पे भी सवाल बनने के अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तो 100 साल वर्षों पहले ही की बात है जब बॉस जो है भारत में आया था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बॉस, और बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी सी कंपनी है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए अपने विचारों को, किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आ रहे हैं, और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में होती है। एग्जाम्स काफ़ी सारे लाइंड अप हैं, तो जम के तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ख्याल रखिए, और खाना-पीने पे ध्यान रखिए, अच्छा भोजन करिए, स्वस्थ भोजन करिए। ठीक है? तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को, एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, धन्यवाद।